जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, देश की आजादी के 78 साल बाद आज हम ऐसे निर्णायक मोड़ पे खड़े हैं कि देश की जनता को ये डिसाइड करना है कि जो हमारे पुरातन मूल्य, जो हमारे सनातन मूल्य हजारों साल से हमारे प्रेरणा के स्रोत थे और जो हमारे प्रेरणादायक हमारे महान संत हुए हैं, चाहे वो गुरु नानक हुए हों, चाहे महात्मा बुद्ध हुए हों, चाहे महात्मा गांधी हुए हों या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और कृष्ण हुए हों, हमारी परंपराओं को हमें आगे बढ़ाना है या उसको छोड़ देना है। ये एक निर्णायक मौका है और ऐसा मौका 78 साल में कभी नहीं आया। 78 साल में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं, अलग अलग प्रधानमंत्री बने, रक्तहीन परिवर्तन हुआ, जाने वाला चला गया, आने वाला आ गया, कटुता नहीं आई, संसद के अंदर इतनी ज्यादा मर्यादाहीन व्यवहार नहीं हुआ जो आज के तारीख में 78 साल में पहली बार हो रहा है। अब सवाल यह है कि देश की 142 करोड़ जनता को अब डिसाइड करना है कि वह उसे कहां रहना है। उसे इस प्रकार की सत्ता के साथ रहना है जो आज है, या इस प्रकार की सत्ता के साथ नहीं रहना है जो आज नहीं रहनी चाहिए। इस समय तटस्थता का कोई स्थान नहीं है, कोई ऐसा वर्ग नहीं होना चाहिए जो ना इधर हो ना उधर हो, या तो उधर हो जाइए या इधर हो जाइए। जैसे 74-76 में एक वर्ग था जो इंदिरा जी के साथ खड़ा था, एक वर्ग था जो इंदिरा जी के खिलाफ था, जो तटस्थ था। इतिहास ने उनको याद नहीं किया। हम लोग तब जवान थे, हमने इंदिरा जी का विरोध किया था, इमरजेंसी का विरोध किया था और हम एक पक्ष में खड़े थे। आज भी हम एक पक्ष में खड़े हैं और हम ये समझते हैं कि जो 74-76 में हुआ था हमारे लोकतंत्र के साथ, इमरजेंसी लगी थी, वो भी गलत था। और आज के तारीख में जिस प्रकार से जनता का शोषण हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान के मूल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जा रहा है, चुनाव आयोग का उपयोग एक फेयर अंपायर के बजाय एक अनफेयर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह यूज किया जा रहा है, ये राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। हम जैसे लोगों का यह मानना है जो किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है, क्योंकि हमने इंदिरा जी का भी विरोध किया था, आज इस सरकार का भी विरोध कर रहे हैं। हमारा यह मानना है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में संबंध ऐसे होने चाहिए जैसे राजीव गांधी के अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुए थे। जब राजीव गांधी ने यूएनओ की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को, जो विपक्ष के नेता थे, भेजा था। संसद के अंदर वार्तालाप होता था, कटाक्ष भी होते थे, हंसी मजाक भी होता था, लेकिन कटुता और शत्रुता का भाव नहीं आता था। हमने वो समय भी देखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब वो प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी युवा थे और उनकी तेजस्विता, उनकी वाक्पटुता को देखकर नेहरू जी ने जाके उन्हें आशीर्वाद दिया था और ये कहा था तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है, जबकि दोनों विपक्षी धुरी में आते थे। और अटल जी ने जिस प्रकार की कटुता और जिस प्रकार का विरोध नेहरू जी की 1962 पॉलिसी का किया था, उसके बावजूद नेहरू जी ने उसे एक लोकतांत्रिक मूल्य की तरह स्वीकार किया। लेकिन आज चीजें वो नदारद हो गई। आज के तारीख में पार्लियामेंट के अंदर देश के गृह मंत्री गाली गलौज करते हैं। आज संसद के अंदर जो सभापति हैं, विपक्ष के नेताओं को एक्सपेल कर देते हैं, ऐसे ऐसे कानून बना देते हैं जिससे लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो। जो इलेक्शन कमीशन, जो बहुत महत्वपूर्ण अंग है किसी भी देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव, उसकी चयन प्रक्रिया में परिवर्तन कर देते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर देते हैं और अपने ही चुने हुए आदमी को प्रधानमंत्री के द्वारा व्यक्ति को तीसरा व्यक्ति नियुक्त करते हैं और एक पक्षीय निर्णय होता है। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति हो गई है आज की तारीख में, कि 2014 में जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, उस समय $1 की कीमत 60 रुपए थी और आज वो 90 रुपए को भी क्रॉस कर चुकी है और किसी भी अवधि में ये सबसे ज्यादा रुपए की गिरावट है। और रुपए की गिरावट देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डालती है, ये हम लोग परिचित हैं, क्योंकि हमने अर्थशास्त्र पढ़ा है।
और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है वो भी थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है कितना ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए खराब संकेत है कि आपके लोन बढ़ रहे हैं, आपकी जीडीपी नहीं बढ़ रही है और रुपया गिर रहा है। देश की विदेश नीति ऐसी हो गई है कि अमेरिका भी आप पे 50% का टैरिफ लगा रहा है। अमेरिका का धुर विरोधी मेक्सिको भी 50% का टैरिफ लगा रहा है। पुतिन आपके देश में आते हैं तो कहते हैं मुझसे तेल खरीदोगे तो अस्त्र शस्त्र की खरीद की बात करेंगे। यूरोप के बड़े बड़े 3 देशों के राजदूत आपको क्रिटिसाइज करते हैं, पुतिन की यात्रा को क्रिटिसाइज करते हैं। चीन और पाकिस्तान के बारे में तो कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तो आपके धुर विरोधी हैं ही। तो अमेरिका भी जब आप पे टैरिफ लगाता है, मेक्सिको भी टैरिफ लगाता है, कनाडा से आपकी पंगेबाजी चलती रहती है, यूरोप के 3 देश आपकी पुतिन की यात्रा की निंदा करते हैं, रूस भी खुलकर आपके साथ सामने नहीं आता और चीन और पाकिस्तान आपके हैं विरोधी, तो विश्व गुरु की परिस्थिति और स्थिति क्या है ये समझ में नहीं आता। लेकिन लोकसभा का संसद का सत्र चल रहा है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे निकल गए और ये भी नहीं पता कि विदेश यात्रा में जब माननीय मोदी जी जाते हैं तो एजेंडा क्या होता है, क्या करने जाते हैं, क्या पाते हैं, ना उसका हमें निष्कर्ष मिलता है, ना उसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना हमें कुछ पता चलता है। और जिस प्रकार से किसानों के आंदोलन को दबाया जाता है, पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चों को दबाया जाता है, अग्निवीर लाया जाता है, किसानों को दबाया जाता है, तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग जो हमेशा से निष्पक्ष एक संवैधानिक संस्था थी, उसे संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए ही बनाया गया था। पिछले 11 साल से इतना ज्यादा अवमूल्यन न केवल रुपया को हो गया बल्कि हमारे चुनाव आयोग का भी हो गया कि चुनाव आयोग के ऊपर देश के शायद ही 10% लोगों का विश्वास है और सब ये मानते हैं कि हमारे देश के अंदर सरकार वो चोरी से बन रही है। जब महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर ये पता चलता है कि वहां पे लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो एक नई स्कीम को इजाद किया जाता है जिसको एसआईआर कहा जाता है और उसमें बीएलओस पे इस प्रकार का मानसिक प्रताड़ना करके 1 महीने के अंदर उनसे एसआईआर कराने के लिए दबाव डाला जाता है। बहुत सारे बीएलओ आत्महत्या कर लेते हैं और हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव एक तरफा हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अपने पास ईडी और सीबीआई से दबाव डाला के लाती है, फिर उनका सारा सामान लूट लेती है, पार्टी में विभाजन करा देती है और उनको बिल्कुल छोड़ देती है। ये परिस्थिति देश के अंदर बन जाती है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है, लेकिन जब मध्य प्रदेश का एक आईएएस अफसर ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या ये होगा कि ब्राह्मणों की शादियां दलितों में होंगी और ओबीसीज और राजपूतों की शादियां होंगी, तो उसको अन्यथा लिया जाता है और उसके खिलाफ सोशल मीडिया में एक मुहिम चलाया जाता है। भाई अगर हिंदू धर्म में, मेरे सनातन धर्म में अगर कोई कमजोरी है तो सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हमारे यहाँ जाति प्रथा है, ऊंच नीच की प्रथा है, छुआछूत की प्रथा है और इसमें वो आईएएस अधिकारी कौन सी गलत बात कहता है कि शादियां अगर निर्बाध रूप से तथा कथित उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में होती है तो इससे तो दूरी मिटती है। और चौधरी चरण सिंह ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस बात की वकालत की थी कि शादियां अंतर जातीय और अंतर धार्मिक हो जिससे देश हमारा मजबूत हो। राहुल गांधी से हमेशा हम पूछते रहे कि आप सड़क पे क्यों नहीं उतरते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये आरोप रहा था कि राहुल गांधी किसी भी निर्णायक मोड़ पे नहीं खड़े होते और एक ऐसी खुली चुनौती नहीं देते जिससे कि सत्ता पक्ष को परेशानी हो। लेकिन राहुल गांधी ने देश की जनता की बात सुन ली। हमने भी हमेशा अपनी वार्ता में कहा कि राहुल गांधी को ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और सड़क पे उतरना चाहिए, महात्मा गांधी के रास्ते पे उतरना चाहिए, अहिंसात्मक रूप से उतरना चाहिए और अगर जनता साथ देती है तो उसके बाद जनता का दोष होगा अगर वो सड़क पे नहीं उतरती, लेकिन राहुल गांधी दोषी नहीं होंगे। राहुल गांधी ने कॉल दे दी 14 तारीख को, 14 दिसंबर को, आज के तारीख को जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं। अब ये जनता के ऊपर है कि अगर वो लोकतंत्र को बचाना चाहती है, अगर वो समझती है आज के तारीख में जो हो रहा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के जमाने में नहीं हुआ, अटल जी के जमाने में नहीं हुआ, तो वो सड़क पे उतरे और नहीं अगर समझती है सब कुछ ठीक हो रहा है तो ना उतरे। लेकिन
हम जैसे लोगों को ये पता चल जाएगा कि अब दोष कांग्रेस का नहीं है, राहुल गांधी का नहीं है, अब दोष उन लोगों का है जो कि ये ललकारते तो रहे कि कांग्रेस कोई सड़क पे नहीं उतर रही है, राहुल गांधी सड़क पे नहीं उतर रहे, लेकिन जब वो आह्वान करते हैं सड़क पे उतरने का तो जनता खुद पीछे हट जाती है। तो हमें इस इतिहास को भी पुनर्निरीक्षण करना होगा कि क्या सही में हम मानते हैं कि महात्मा गांधी हमारे पुरखे थे, या यह मानते हैं कि हम भी सावरकर और गोडसे टाइप के लोग हैं जो कि अहिंसात्मक संत की हत्या करते हैं और जिस समय निर्णायक युद्ध की बात हो अपने घर बैठ जाते हैं। ये एक निर्णायक समय है। मैं जा रहा हूं रामलीला ग्राउंड, अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूं और मैं देश के लोकतंत्र और संविधान के बचाने के लिए अपना योगदान जो भी मेरा फिजिकली इस उम्र में हो सकता है मैं करूंगा और मैं देखूंगा कि देश की जनता क्या लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ खड़ी है, संविधान को बचाने के लिए साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है। निर्णय हो जाएगा। बात की जो हमारे डिबेट्स होंगी उस पे मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।